हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू लर्न इंग्लिश। पैसिव वॉइस में हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख चुके हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमने उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज द सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। यदि हमें इंग्लिश में सेंटेंस दिया तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। पहला सेंटेंस देखिए, ही सपोर्ट्स हिज फैमिली। वह सपोर्ट करता है अपने परिवार को। तो वो सपोर्ट करता है किसको? अपने परिवार को। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा हिज फैमिली। हिज फैमिली आ गई ही की जगह पर। उसके बाद हमने बी की फॉर्म लगानी है, इज एम आर। इसकी थर्ड फॉर्म सपोर्टेड बाय ही, यहाँ पर आकर हिम हो जाएगा। तो उसके परिवार को सपोर्ट किया जाता है उसके द्वारा। ये हम प्रैक्टिस में ऐसा बोलते हैं उसके द्वारा, लेकिन आम बोलचाल में जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं, अगर आपको याद हो, इसी की पैसिव वॉइस की पहली वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि खाना तो मैंने बनाया है। तो उसमें हमने लिखा था फूड हैज़ बीन कुकड बाय, खाना तो मैंने बनाया है, हाँ, फूड हैज़ बीन कुकड बाय मी। मतलब वो था तो एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जो हमने अभी किया नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में के द्वारा बोला जाए। जब भी आपको लगे कि काम करने वाले से जिस चीज़ पर काम हुआ वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको पहले लिखते हैं। भले ही हिंदी में के द्वारा नहीं आ रहा है, तब भी वो पैसिव वॉइस में ही बनता है। लेकिन अब इसमें प्रैक्टिस के लिए बोलना पड़ता है कि उसके द्वारा। तो इससे कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये हम आम बोलचाल में तो यूज़ करते ही नहीं। आई accompany माई फ्रेंड टू मार्केट। मैं साथ जाता हूँ किसके? माई फ्रेंड, मतलब मैं कंपनी देता हूँ किसको? अपने फ्रेंड को। कहाँ? तो कहाँ के लिए हमेशा टू प्रेपोजिशन आती है, टू मार्केट। अब आप accompany करते हैं किसको? अपने फ्रेंड को। तो माई फ्रेंड जो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। जो रिलेशन वाले वर्ड होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता। सो माई फ्रेंड यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ इज एम आर। माई फ्रेंड इज़ थर्ड फॉर्म, accompanied कहाँ? accompany के बाद पहले कहाँ? टू मार्केट, फिर ये बाय मी। मेडिटेशन ट्रांसफॉर्म्स पीपल। मेडिटेशन जो है, ध्यान, बदल देता है लोगों को, यानी उनकी पर्सनैलिटीज़ को ही चेंज कर देता है। तो मेडिटेशन किसको चेंज करता है? लोगों को, पीपल। अब हमने पीपल से पहले द क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम वो लोगों की बात नहीं कर रहे, जनरल बात कर रहे हैं। सो पीपल आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय मेडिटेशन। द टीचर रिटर्न्स मी माई बुक्स। अब ये इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं। टीचर लौटाता है किसको? मुझे। क्या लौटाता है? मेरी बुक्स। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो वर्ब के बाद क्या या किसको का आंसर होता है, उसी को सब्जेक्ट बनाना होता है। अब इसमें हमारे पास दोनों जवाब हैं, किसको का जवाब भी है और क्या का जवाब भी है। हम दोनों से ही सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। वैसे तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिस्टेक्स ना हो, तो कोशिश कीजिए कि वर्ब के बाद जो पहले आए, चाहे वो क्या है या किसको है, उसी को सब्जेक्ट बनाइए, दूसरे को वहीं छोड़ दीजिए। तो यदि हम मी को शुरू में लाते हैं तो ये हो जाएगा आई। मी जब यहाँ आएगा ये आई हो जाएगा। आई कहाँ गया? टीचर की जगह। उसके बाद बी की फॉर्म आई एम। उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड, क्या? माई बुक्स। लास्ट में आएगा बाय द टीचर। दूसरा तरीका, हमने मी को छोड़ दिया, मतलब जो वर्ब के तुरंत बाद आ रहा था ऑब्जेक्ट, हमने उसको जंप किया, हम यहाँ आ गए माई बुक्स पर। तो माई बुक्स यहाँ आई। उसके बाद आर रिटर्न्ड। अब स्टूडेंट्स अक्सर क्या गलती करते हैं, जब भी वो पहले ऑब्जेक्ट को जंप करके दूसरे पर जाते हैं, वो या तो इसको लिखना ही भूल जाते हैं, ज़्यादातर तो लिखना ही भूल जाते हैं, या फिर क्या गलती होती है कि हमको इसके साथ टू लगाना पड़ेगा। यहाँ पर माई बुक्स आर रिटर्न्ड टू मी, टू आपको दिया नहीं, आपको लगाना पड़ेगा। अब अगर आप टेंसेस की वीडियो देखें तो उसमें मैंने आपको बताया कि जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनमें से एक व्यक्ति होता है और एक वस्तु होती है। तो जब भी हम वस्तु को पहले, मतलब वस्तु को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, व्यक्ति को पीछे धकेल देते हैं, तो व्यक्ति के साथ हमें टू लगाना पड़ता है। तो इसमें भी हमने क्या किया, व्यक्ति पहले आ रहा था, हमने उसको इग्नोर किया, हमने वस्तु को पकड़ा। सो माई बुक्स आर रिटर्न्ड टू मी। यदि आपको लगता है कि आपको ये याद नहीं रहेगा या गलती होने के चांसेस हैं, तो सेफ तरीका यही है कि वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट हो, उसी से सेंटेंस को शुरू कीजिए। लेकिन हमें दोनों तरीके से आना चाहिए। तो ये टू मी हो जाएगा बाय द टीचर।
डू द स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड। अब ये क्वेश्चन की फॉर्म में है, तो जो हम लिखेंगे वो भी क्वेश्चन की फॉर्म में होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए, पहले आप अपना सब्जेक्ट चेंज कीजिए। तो स्टूडेंट देखते हैं किसको, द बोर्ड, तो स्टूडेंट्स की जगह क्या आ गया, द बोर्ड। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको देखकर यहाँ EXAMR लगाते हैं, इसको नहीं देखना, हमको जो अपना नया सब्जेक्ट है उसको देखना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, बोर्ड, तो बोर्ड तो एक ही है, तो एक चीज़ के लिए क्या आएगा, EXAMR। पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया डू डज के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इन दोनों की आपस में बनती ही नहीं। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो डू को बाहर रहने देते हैं और EXAMR अंदर लगाते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। डू डज को ही निकाल देना है और उसी की जगह EXAMR लगाना है अकॉर्डिंग टू आवर न्यू सब्जेक्ट। सो इज़ द बोर्ड, अब हमको एक बी की फॉर्म लगानी थी, हमने लगा दी। सब्जेक्ट की जगह हमने सब्जेक्ट लिख दिया, अब इसके जगह थर्ड फॉर्म लुक्ड। अब ये प्रपोजिशन का क्या करें, नॉर्मली वर्ब्स के बाद प्रपोजिशन नहीं होती है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो बिना प्रपोजिशन के चलते ही नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे हम, वर्ब के बाद जो प्रपोजिशन आ रही है उसको ना तो हमने हटाना है, छेड़ना नहीं, उसकी जगह नहीं बदलनी, कुछ नहीं करना, वो वहीं रहेगा। सो लुक्ड एट, अब ये उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आएगा, काम करने वाला। तो काम करने वाला कौन था, स्टूडेंट्स, द बाय द स्टूडेंट्स। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये दो प्रपोजिशंस इकट्ठी कैसे आ गई। हम एक शब्द के लिए दो प्रपोजिशंस इकट्ठी नहीं लिख सकते, लेकिन हमने यहाँ पर एक शब्द के लिए दो प्रपोजिशंस नहीं लगाई। ये एट किसके लिए आ रहा है, लुक के लिए आ रहा है, और ये बाय किसके लिए आ रहा है, स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, इज़ द बोर्ड लुक्ड एट बाय द स्टूडेंट्स। डू दे लिव ऑन द टॉप फ्लोर, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, हर एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि वर्ब के बाद जो कुछ भी है उसको उठाकर यहाँ ले आओ तो पैसिव वॉइस बन जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो लिव है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब्स दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, काम ट्रांसफ़र होता है। जैसे अब ये ऊपर सारे वर्ब्स ट्रांजिटिव थे, जैसे अब आप देखो ही सपोर्ट्स, अब अगर हम ही सपोर्ट्स के बाद फुल स्टॉप लगा दें तो ये अधूरा है, हमें बताना पड़ेगा कि वो किसको सपोर्ट करता है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसको अपना पूरा मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या या किसको। जैसे अब आप ये सेंटेंस देखिए, द टीचर रिटर्न्स फुल स्टॉप, अगर हम टीचर रिटर्न्स के बाद फुल स्टॉप लगा दें कि टीचर लौटाता है क्या, किसको, तो जवाब लिखना पड़ेगा, तो ये ट्रांजिटिव है। द स्टूडेंट्स लुक एट फुल स्टॉप, तो ये भी अधूरा है, इसको भी चाहिए कि किसको देखते हैं। तो ये सब ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इसलिए इनका पैसिव वॉइस तो बनेगा। लेकिन इसमें क्या है कि डू दे लिव, सब्जेक्ट क्या है, रहता है टॉप फ्लोर पर, तो वो खुद ही रह रहा है, वो तो किसी को कुछ कर ही नहीं रहा, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। डज द गवर्नमेंट गिव प्राइजेस टू द विनर्स, अब आप देखो इसमें फिर दो ऑब्जेक्ट हैं, सरकार देती है, क्या देती है, प्राइजेस, किसको देती है, विनर्स को। अब ये व्यक्ति बाद में आया तो इसलिए हमने टू लगाया, वस्तु को हमने पहले लिख दिया। अब आप देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। मैंने आपको बोला कि यदि आप वर्ब के नज़दीक वाले को बनाते हैं तो गलती होने के चांसेस कम हैं। तो आप पहले देखिए, पहला ऑब्जेक्ट क्या है, प्राइजेस, तो हमने इसी को सब्जेक्ट बनाया, प्राइजेस। डूडज की जगह क्या आएगा, इज़ैम आर, प्राइजेस ज़्यादा हैं तो आर, सो आर प्राइजेस। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, उसके बाद टू द विनर्स को हमने कुछ नहीं करना, एज इट इज़ लिख देना, बाय द गवर्नमेंट। अब आप देखिए हमने पहले ऑब्जेक्ट को जंप किया, हमने दूसरे को पकड़ा, आर द विनर्स गिवन प्राइजेस बाय द गवर्नमेंट। यदि आप वस्तु को जंप करके व्यक्ति को आगे ला रहे हैं तो व्यक्ति हमेशा वस्तु से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यदि आपने व्यक्ति को शुरू में किया तो भी आप सेफ हैं, तब भी आपको कुछ नहीं करना। रिस्क कब होता है, जब हमारा पहला ऑब्जेक्ट व्यक्ति है एक्टिव वॉइस में और दूसरा ऑब्जेक्ट वस्तु है और हमने व्यक्ति को इग्नोर करके वस्तु को पहले पकड़ा, तो गलती होने के चांसेस होते हैं। व्यक्ति को जब भी आप वस्तु से ज़्यादा महत्व देंगे तो आपको कुछ नहीं करना, कोई टू वगैरह कुछ का ध्यान नहीं रखना। लेकिन अगर हमने व्यक्ति को इग्नोर करके वस्तु को लाए, जैसे ये सेंटेंस था, माई बुक्स, सॉरी, टीचर रिटर्न्स मी, हमने मी को छोड़ के माई बुक्स को पकड़ा, तो आप देखो
माई बुक्स को पढ़ा तो आपको व्यक्ति से पहले टू लगाना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ये तो था कि इंग्लिश में सेंटेंसेस दिए हैं एक्टिव वॉइस में, तो उनको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। अब हमें हिंदी में कैसे पता चले कि ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, क्योंकि उसमें हमें ये कहा नहीं गया कि ये एक्टिव है, इसको पैसिव में चेंज कीजिए। उसको हमें सीधे सीधे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो खाना 8 बजे बनता है। अब बनता है कौन? खाना। बनाने वाला सेंटेंस में नहीं है, और खाना अपने आप तो बन नहीं सकता, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस है। फूड, तो पैसिव वॉइस में बी प्लस थर्ड फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। फूड इज़ कुकड एट 8। अब आप देखो इसमें काम करने वाला ना है ना हमें ज़रूरत है लिखने की, ऐसा सेंटेंस बोला जाता है कि खाना तो 8 बजे बनता है। सो फूड इज़ कुकड एट 8। हमने फूड क्या के द नहीं लगाया, क्योंकि द फूड लगाएंगे तो वो वाला खाना, कौन से वाला खाना, हम तो जनरल बात कर रहे हैं। बहुत सारा सामान चोरी हो जाता है, जैसे हम आम बोलचाल में बोलते हैं ना कि यहाँ पर किसी चौकीदार को लगाइए क्योंकि यहाँ बहुत सारा सामान चोरी होता है। अब चोरी कौन होता है? बहुत सारा सामान। अब एक और प्रॉब्लम है, चोरी होने की कोई इंग्लिश नहीं है। जो ये स्टील है इसका मतलब है चोरी करना। अब आपको एक और आसान चीज़ बताती हूँ। अगर किसी वर्ब का एक ही मतलब है करना, फलाना काम करना, और सेंटेंस में आ रहा है कि काम होना, तो वो करना से होना अपने आप नहीं हो जाएगा, तो वो बात तय है कि वो पैसिव वॉइस है। जैसे लूज़ का मतलब है गुम करना, और आप सेंटेंस बना रहे हैं कि मेरी घड़ी गुम हो गई है, तो वो पैसिव वॉइस है, क्योंकि गुम होने की कोई इंग्लिश है ही नहीं, और वो अपने आप तो गुम करना गुम होना में चेंज होगा नहीं। तो ऐसे ही ये है, मैनी थिंग्स आर स्टोलन, पैसिव वॉइस। केवल खास लोगों को बुलाया जाता है। अब बुलाया जाता है, कौन बुलाता है पता नहीं, तो काम करने वाला नहीं है, तो किसको बुलाया जाता है? खास लोगों को, तो ये फिर पैसिव वॉइस है। ओनली स्पेशल पीपल आर इन्वाइटेड। पीपल के बाद एस नहीं आता, क्योंकि पीपल का मतलब एक आदमी नहीं होता, पीपल का मतलब लोग ही होता है, विच इज़ ऑलरेडी प्लूरल, सो वी डोंट नीड टू पुट एस बिफोर, सॉरी आफ्टर पीपल। क्या सब बच्चों को सज़ा मिलती है? अब सज़ा मिलना मतलब पनिश मीन्स होता है सज़ा देना, यानी ये काम करना, और यहाँ पर काम होना आ गया, तो ये भी पैसिव वॉइस है। आर, अब पैसिव वॉइस में डू डज नहीं आता। आर ऑल द चिल्ड्रन पनिश्ड। क्या तुम दूसरों को दोष देते हो? अब दोष देना कौन? तुम, दिस इज एक्टिव वॉइस। डू यू, अब आप देखो डू वाला भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इज एम आर वाला भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द ओनली डिफरेंस इज when you have do does, that means your subject is active, the sentence is in active voice, and when we have is am are and then third form, that means your subject is passive, means आपका subject कोई काम नहीं कर रहा बल्कि जो कुछ हो रहा है उसके साथ हो रहा है। so do you blame किसको? others। क्या हम अपने देश से प्यार करते हैं? अब प्यार कौन करता है? हम, तो दिस इज एक्टिव वॉइस। डू वी लव आवर कंट्री। तो ये हमने सीखा कि हिंदी में सेंटेंस कैसे पता चलता है कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, और इधर हमने सीखा कि यदि हमें इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिया है तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करना है, और किन सिचुएशन में वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं बन सकता। 2 ऑब्जेक्ट हों तो उसको पैसिव वॉइस में 2 तरीक़ों से चेंज किया जाता है। तो अगली वीडियो में हम फिर पैसिव वॉइस के साथ ही कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।